तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बच्चा लोग, एकदम ध्यान से समझना। ठीक है, क्या बोलता है, बढ़िया से समझो। क्या बोलता है, इफ A B4, ए है और B4 चारों सेम है ना, मॉलिक्यूल इज ए पोलर मॉलिक्यूल। कौन सा, किस तरह का मॉलिक्यूल है, पोलर। देन ये पॉसिबल ज्योमेट्री ऑफ ABF मतलब B4 इज, बहुत घोटाला किया इसमें। ये तुम्हारा क्या है, स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर पिरामिडल और रेक्टेंगुलर प्लेनर। पॉसिबल ज्योमेट्री क्या हो सकता है, एक चीज थोड़ा सा हम बताएं बच्चा लोग, थोड़ा सा समझ रहा, ज्यादा नहीं। ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल का शेप अगर हम बात करें तो स्क्वायर पिरामिडल कैसे होता है, तो मान लो ए यहां है तो इसमें दिस वन इज स्क्वायर प्लेनर, पिरामिडल ऐसे कुछ होता है, मतलब इसमें 5 बॉन्ड बी होना चाहिए, 1 2 3 4 और एक 5 होना चाहिए, 5, लेकिन 4 हैं, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। रेक्टेंगुलर प्लेनर का बात करें बच्चा लोग, तो अभी तक तो कोई ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है जिसका रेक्टेंगुलर प्लेनर होना चाहिए, लेकिन मान लो कि रेक्टेंगुलर प्लेनर एक बोलता है कि चलो ठीक है रेक्टेंगुलर प्लेनर, तो कुछ ऐसे खींचा जाएगा, है ना। इधर भी लोन, मतलब इधर भी तुम्हारा है लोन पेयर, इधर भी लोन पेयर, भाई यहां बी, यहां बी और यहां बी और यहां बी। अगर हम इसका देखें, दिस वन इज रेक्टेंगुलर प्लेनर, तो जितना ये खींचेगा उतना ही ये खींचेगा, जितना ये खींचेगा मान लो तो उतना ही ये खींचेगा, मतलब इसका वेक्टर एडिशन अगर तुम देखोगे, एक ऊपर गया और एक नीचे गया, रिजल्टेंट वेक्टर पोलर हो ही नहीं सकता है। पोलर यही होता, लेकिन 5 मॉलिक्यूल है, पोलर तो यही होता, लेकिन इसमें तुम्हारा AB4 नहीं 5 होना चाहिए, तो कुल मिलाकर ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। टेट्राहेड्रल का बात करें तो उसका ज्योमेट्री जो होता है बच्चा लोग, एक ऊपर और 3 नीचे होता है, अरे समझ रहे हो, और यहां बी और यहां बी, यहां बी और यहां बी, ये ऐसे ऊपर खींचा, ये इधर खींचा, ये इधर खींचा, ये इधर खींचा, तो रिजल्टेंट एक इधर आता है, एक इधर आता है, मतलब कुल मिलाकर इसका भी पोलैरिटी क्या हो गया, 0। इसका भी, ये तो 0 नहीं होता इसका पोलैरिटी, लेकिन इसमें 5 मॉलिक्यूल तुम्हारा होना चाहिए, B4 नहीं 5 होना चाहिए, और इसका भी 0 है। स्क्वायर प्लेनर का बात करें बच्चा लोग, तो यहां से तुम्हारा देखो A और स्क्वायर बना दो, और ये तुम्हारा यहां से यहां तक, ठीक है, ये बी हो गया, ये भी बी हो गया, ये भी बी हो गया, ये भी बी हो गया, तो ये तुम्हारा इधर खींचेगा, ये इधर खींचा, ये इधर खींचा, ये इधर, तो एक रिजल्टेंट ऊपर जाएगा, एक रिजल्टेंट नीचे जाएगा, मतलब कुल मिलाकर इसका भी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसका भी 0 होना चाहिए। घोटाला है कहीं ना कहीं। और यहां कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल है, तो पोलर तो कोई दिख नहीं रहा है, पोलर ये है, और इसका तो तुम्हारा 5 होना चाहिए। कुल मिलाकर ये क्वेश्चन सही नहीं है बच्चा लोग, बात समझ रहे हो, ये क्वेश्चन सही नहीं है। वैसे 5 रहता, लेकिन 4 में ही पोलर अगर रहेगा तब भी थोड़ा बहुत पोलैरिटी इसमें दूर दूर है, लेकिन देख लो, तो इसमें पोलैरिटी लाने का कोई मतलब ही नहीं है, इसमें भी तुम्हारा पोलैरिटी आने का ये नहीं है, यहां नजदीक होता है थोड़ा सा, क्योंकि यह स्क्वायर है, ये रेक्टेंगुलर है, थोड़ा दूर है, ये स्क्वायर है, हो सकता है इसमें पोलैरिटी थोड़ा बहुत आ रहा हो, तो आंसर नंबर तुम 1 मार लो, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारा दूसरा, लेकिन ये क्वेश्चन ही सही नहीं है, उतना ज्यादा सही नहीं है जितना होना चाहिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर ऐसे तुम थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, चलो अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं, बढ़िया से समझना नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन को पहले पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या करना है, पहले पढ़ना है। क्या बोलता है बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल शो रिटेंशन। रिटेंशन मतलब समझते हो, जैसा स्ट्रक्चर पहले था वैसा ही स्ट्रक्चर अभी भी है, तो वो रिटेंशन कहलाएगा। जैसा स्ट्रक्चर पहले था वैसा ही स्ट्रक्चर अभी भी है, तो वो रिटेंशन कहलाएगा। ठीक, बताएंगे अभी तुमको। इन कॉन्फ़िगरेशन ऑन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का बात करें तो इसका मैकेनिज्म होता है बच्चा लोग, ध्यान दो, मैकेनिज्म जनरली 2 तरह का देखने को मिलता है। अगर इस तरह का कंपाउंड देखने को देखें तो मैकेनिज्म तुम्हारा 2 तरह का देखने को मिलता है, एक कहते हैं SN1 मैकेनिज्म और एक कहते हैं SN2 मैकेनिज्म। क्या क्या बोले बताओ, एक SN1 तुम्हारा हो गया और एक SN2। ध्यान दो, SN1 और SN2 में कहानी क्या है, SN2 का कहानी अगर थोड़ा सा देखें तो न्यूक्लियोफाइल
ऑलवेज जो है वो बैक साइड से अटैक करता है, किधर, बैक साइड। और इसमें जो प्रोडक्ट तुम्हारा ऑलवेज जो बनता है, ऑलवेज वो इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है, इन्वर्जन या फिर इन्वर्जन जो भी बोलो वो प्रोडक्ट बनता है। अम्ब्रेला इफेक्ट दिखाता है, ये इधर से अटैक किया, सबका चेहरे बदल दिया, मतलब पूरा जो भी तुम्हारा पहले का स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर में उसका उल्टा हुआ भाग दिखता है, ठीक है। एसिड वन में तुम्हारा क्या होता है कि दोनों बनने का प्रयास रहता है, मतलब यहां से तुम देख लो कि इन्वर्जन भी बनता है, इन्वर्जन और रिटेंशन भी बनता है, दोनों बनता है। तो जो चांस है रिटेंशन बनने का वो एसिड वन में है। जो भी रिटेंशन थोड़ा बहुत बनेगा, वो रिटेंशन जो बनने का प्रयास रहेगा वो किसमें, एसिड वन में। अब तुम थोड़ा सा देख लो इसमें SN1 और SN2 किसमें होगा। वैसे एक चीज बता दे, SN2 क्योंकि ये पीछे से अटैक करता है, तो जितना भीड़ भाड़ कम रहेगा ना, जितना भीड़ भाड़ कम रहेगा उसमें SN2 होगा, और जितना ज्यादा भीड़ भाड़ रहेगा वहां SN1 होगा, ठीक है। मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, इसमें कार्बोकेटाइन बनाता है, तो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन रहेगा उतना ज्यादा SN1 फेवर करेगा, और जितना तुम्हारा ये भीड़ भाड़ कम रहेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, तो उतना ज्यादा तुम्हारा कौन फेवर करेगा, SN2 फेवर करेगा। अब तुम थोड़ा सा देखो, अगर हम बात करें इसमें भीड़ नंबर 1, भीड़ नंबर 2, दो ही है, दिस वन इज सेकेंडरी, है ना। सबसे ज्यादा भीड़ किसमें होता है, टर्सरी में, उसके बाद भीड़ किसमें होता है, प्राइमरी में, और उसके बाद किसमें होता है, हाँ मतलब सेकेंडरी और प्राइमरी। ये तुम्हारा सबसे ज्यादा भीड़ रहेगा तो SN1 सबसे ज्यादा होगा, इसमें कम, इसमें कम, तो SN1 इसमें सबसे कम, SN1 इसमें सबसे ज्यादा, इसमें सबसे कम। ये SN1 का कहानी है। SN2 सबसे कम होगा इसमें, और SN2 सबसे ज्यादा होगा इसमें। अब तुम देखो यहां भी भीड़ है 2 ही, और यहां भी भीड़ है 2 ही। अरे बात समझ आया। तो यहां तुम्हारा SN2 होने का चांस, SN1 भी होगा लेकिन SN2 होने का चांस ज्यादा, SN2 होने का चांस ज्यादा, SN2 होने का चांस ज्यादा। इसमें तुम देखो इस वन इज प्राइमरी, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है बच्चा लोग, कि अगर मान लो कि प्राइमरी यहां तुम्हारा SN1 कर रहे हो, मतलब SN1 अगर थोड़ा सा किया, तो ये सबसे पहले ये Br भाग जाता है, ठीक है, और यहां बन जाता है कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन यहां हो गया प्राइमरी। अब प्राइमरी कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है, वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो क्या करता है, रीअरेंजमेंट करने लगता है, जिसका H पकड़ के ले आता है, पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाता है। बात समझ रहे हैं। यहां से देखो CH3, ये C और यहां H है, और यहां CH3 है, और यहां तुम्हारा क्या हो गया CH2, और मान लो Br चला गया तो ये तुम्हारा पॉजिटिव हो गया। बात समझ रहे हो। अब ये हाइड्रोजन को यहां शिफ्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि अपने आप को ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, ये बहुत कम स्टेबल है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, टर्सरी कार्बोकेटाइन। तो टर्सरी कार्बोकेटाइन बनाने के चक्कर में हाइड्रोजन को, मतलब जानते हो कार्बोकेटाइन का लक्षण कैसा होता है, कार्बोकेटाइन का लक्षण ऐसा होता है ना कि अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को स्टेबल होने के लिए किसी का मूड़ी काट सकता है। ये बात को समझ लो, ठीक है। दिस वन इज कार्बोकेटाइन, बाबू लोग कार्बोकेटाइन है। तो कुल मिलाकर तुमको समझ में आ रहा होगा कि आखिर हम बताना क्या चाह रहे थे, इसका मूड़ी काट दिया, तो ये CH3 हो गया, यहां CH3, और ये भी तुम्हारा क्या हो गया CH3, और पॉजिटिव चार्ज यहां। अब तुम बताओ इसमें ये SN1 तुम्हारा फेवर करेगा, क्योंकि टर्सरी बन गया, और SN1 बहुत जबरदस्त रिएक्शन होगा, ठीक है, रीअरेंजमेंट करके और SN1 करेगा। तो कुल मिलाकर जो रिटेंशन बनने का प्रयास रहेगा, रिटेंशन जो बनेगा थोड़ा बहुत कॉन्फ़िगरेशन में, वो किसमें बनेगा, पहला में। समझ में आया बात समझा। ये सब में तो SN2 ज्यादा ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो कुल मिलाकर तुम्हारा SN2 जिसमें ज्यादा होगा, SN2 होने का संभावना है भाई, रिटेंशन नहीं बनेगा, वो इन्वर्जन ज्यादा बनाने की कोशिश करेगा, है ना, पीछे से आएगा और पलट देगा पूरा। लेकिन ये पीछे से नहीं आता, ये फ्रंट फुट पर अटैक करता है ना। इतना दिमाग में रख लो कि SN1 जब होगा तो रिटेंशन और इन्वर्सन दोनों बनता है, लेकिन रिटेंशन बनने का चांस, मतलब रिटेंशन बनने का चांस तुम्हारा क्या रहता है, ज्यादा। और यहां से तुम्हारा क्या हो गया, इस रिटेंशन तो बन रहा है ना कम से कम, SN2 में तो चांस ही नहीं रहता भाई रिटेंशन बनने का। तो रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन बोल रहा है, तो SN1 जिसमें ज्यादा होगा वो तुम्हारा रिटेंशन का फॉर्मेशन कर रहा है, इसमें रीअरेंजमेंट करके तुम्हारा रिटेंशन बनाने का प्रयास कर रहा है। सो पहला आंसर है ना, SN1 रिएक्शन कर रहा है क्योंकि टर्सरी कार्बोकेटाइन बन गया। ये तुम्हारा एक्सप्लेनेशन हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलें। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
करें चलो, बहुत ही मजेदार और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बढ़िया से खाली समझोगे। यहां से क्या बोलता है कि द मेटल मैनली यूज्ड इन डिवाइसिंग फोटो इलेक्ट्रिक सेल। जैसे ये टर्म आता है ना बच्चा लोग, फोटो इलेक्ट्रिक, मजा आ जाना चाहिए। ये फोटो इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है बताओ? फोटो इलेक्ट्रिक का मतलब होता है बच्चा लोग, ध्यान से समझो। फोटो इलेक्ट्रिक का मतलब कि एक मेटल सरफेस है, मेटल है, उस पर रेडिएशन डाल रहे हैं और वो इलेक्ट्रॉन बाहर कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रहा है। बात समझ रहे हो? तो उसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है मेटल सरफेस पर, मेटल सरफेस से, तो उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा एक चीज बताओ, कोई एक ऐसा मेटल जिसमें हम रेडिएशन डाले और निकल भी नहीं करे, रेडिएशन डाले और निकल भी नहीं करे, तो वैसा मेटल का यूज करेंगे क्या? नहीं। थोड़ा सा भी लाइट अगर पड़े ना और तुरंत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा करे, उसको हम लोग ज्यादा यूज करने की कोशिश करेंगे। तो डिवाइस फोटो इलेक्ट्रिक सेल में जो यूज होता है मेटल, जनरली कौन होना चाहिए? जिसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो? बहुत कम। आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहने का मतलब कि थोड़ा सा भी एनर्जी पड़े और इलेक्ट्रॉन बाहर कर दे। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन गैसियस एटम। मतलब कोई एक एटम है और उसका अगर इलेक्ट्रॉन बाहर कर दे तुरंत, बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और जिसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी तुम्हारा क्या हो जाए? बहुत कम हो जाए, वो बढ़िया मेटल है। ठीक है, तो यहां से तुम देखो ये 3-4 मेटल दे रखा है तुम्हारा, एक लिथियम है, सीजियम है, रुबिडियम है और सोडियम है। साइज बढ़ेगा, अट्रैक्शन फोर्स घटेगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस का। साइज बढ़ेगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स घटेगा। अट्रैक्शन फोर्स घटा तो निकालने में, इलेक्ट्रॉन निकलने, बाहर भागने में बहुत आसानी हो जाएगा, और कुल मिलाकर उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगा। तो जल्दी इलेक्ट्रॉन किससे निकल सकता है? जिसका साइज बड़ा हो। टॉप टू बॉटम चलते हैं तो साइज बढ़ता है, तो लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रोडियम एंड सीजियम। तो सबसे बड़ा कौन हो गया बताओ? सीजियम। तो सीजियम जो तुम्हारा है वो बहुत अच्छे से एक ऐसा मेटल है जो फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसिंग में यूज किया जाता है। मान ली का है क्योंकि वो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देता है। बात समझ में आया? सो दिस वन इज सीजियम। कोई और दिक्कत है? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द मास ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड। ये जो शब्द है ना एडजॉर्ब्ड, ये जैसे तुम सुनते हो तुरंत दिमाग में आना चाहिए, दिस वन इज सरफेस केमिस्ट्री। ये सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ना। एडजॉर्ब एक्स पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेट एम। मतलब एक एडजॉर्ब है, और मतलब एडजॉर्ब जो ऊपर से एडजॉर्ब हो रहा है, एडजॉर्बेट जिसके पर हो रहा है ना, ये तुम जानते हो। वाज मेजर एट वेरियस प्रेशर पी। बहुत सारा प्रेशर पर मेजर कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्या बोलता है? ए ग्राफ बिटवीन log x by m and log p gives a straight line with slope equal to 2 and intercept equal to 0.4771। ठीक है, तो क्या बोलता है? द वैल्यू ऑफ x by m, x by m का वैल्यू निकालना है एट ए प्रेशर ऑफ 4 atm इज, मतलब 4 atm प्रेशर पर वैल्यू ऑफ x by m कितना आएगा? जानते हैं ये x by m को कौन डिफाइन किया था? ये फ्रेडरिक नाम का एक आदमी था, है ना, वो दिया था एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, टेंपरेचर कांस्टेंट होना चाहिए, प्रेशर बदलो तब क्या होगा? आइसोथर्म का मतलब वही होता है, टेंपरेचर कांस्टेंट रखो, प्रेशर तुम बदलने का कोशिश करो। उसके पर क्या दिया था? तो एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म मतलब x, ये x by m इज इक्वल टू तुम क्या लिख सकते हो? k, और ये p प्रेशर है 1/n। अब यहां से अगर दोनों तरफ, ये तुम्हारा एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म है बच्चा लोग, अगर दोनों तरफ लॉग लगा दिया जाए, लॉग अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग 10 है ना, बेस में 10 होना चाहिए, तो लॉग, तो यहां क्या हो जाएगा? x by n m हो जाएगा, और लॉग जब भी इनटू में रहता है ना कोई चीज, उसको प्लस में बांट देता है, तो लॉग क्या हो जाएगा? प्लस। जब भी कोई माथा पर रहता है उसको नीचे उतार देता है, तो यहां से by n हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया? p। नहीं समझे? फिर से समझो, लॉग हम लगाए, इधर भी लगाए, इधर भी लगाए, जब गुना में कोई रहेगा तो प्लस में बांट देगा, और जब कोई मूड़ी पर रहेगा तो नीचे उतार देगा। तो सबसे पहले ये प्लस में बांटा, ये अलग और ये अलग, अब इसका माथा पर था तो वो नीचे उतर गया। ये तुम जानते हो लॉग का कुछ प्रॉपर्टियां, है ना। चलो ठीक है, तो ये लॉग का कुछ प्रॉपर्टी तुम जानते हो और यहां से मान भी लेते हो। अब तुम खुद देखो, यहां से क्या बोलता है? एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, एक ग्राफ है जिसमें एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, log x by m, मतलब log x by m मतलब y, और किसके वर्सेस log p, मतलब इसको x मान लो स्ट्रेट लाइन का।
ठीक है, तो x के आगे वाला ही तुम्हारा क्या हो जाएगा m, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा इंटरसेप्ट c। तो यही तो लाइन का इक्वेशन होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। इसका मतलब कि ये तुम्हारा y वर्सेस पर रहेगा, ये तुम्हारा x वर्सेस पर रहेगा, x पर रहेगा, है ना। और ये तुम्हारा स्लोप कहलाता है, m तुम्हारा स्लोप। तो यहाँ स्लोप तुम्हारा क्या हो गया बताओ, स्लोप क्या हो गया, 1/n हो गया, ठीक है। और स्लोप का वैल्यू तुम्हारा दे रखा है, तो 1/n का वैल्यू तुम्हारा दे रखा है कितना, 2। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये ना बोला है स्लोप इज इक्वल टू 2, कितना आसान क्वेश्चन है, देख लो। इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 0 पॉइंट, तो इंटरसेप्ट तुम्हारा कौन है, c, तो c के जगह पर कौन है, दिस वन इज c। तो log k इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 0.4771। तो k का वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, k का वैल्यू निकालने की कोशिश करो, क्योंकि हमको चाहिए x/m, तो k चाहिए ना, ठीक है। तो k का वैल्यू कैसे, तो log k, और ये जानते हो 0.4771 जो तुम्हारा है वो क्या है, तो log 3 का वैल्यू है, तो log 3 का वैल्यू log सम अप, तो ये k इज इक्वल टू कितना आ गया 3। अब कहता है x/m, तो हमको 1/n का वैल्यू पता है, k का भी वैल्यू पता चल गया, प्रेशर तुम्हारा छोड़ रख लिया है, तो x/m इज इक्वल टू कितना लगा बताओ, x/m इज इक्वल टू k का वैल्यू 3 है, p का वैल्यू 4 atm है, और 1/n का वैल्यू 2 है। यहां से तुम सॉल्व करो तो 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और 16 3 बार पढ़ोगे तो 48 आएगा। ये तुम्हारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत है बच्चा लोग, बात समझ में आ गया है। जब बात समझिए गए हो तो छाप लो इसको, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिस वन इज फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ये तुम जानते हो, ठीक है। ये अगर नहीं जानते हो तो जान लो कि जब भी आइसोथर्म का बात करें या फिर log x/m और log p का ग्राफ का बात करें तो ये तुम याद रखोगे, ठीक है। ये अब ये तुम करोगे तो log, यहाँ log का बात कर रहा है, log अप्लाई कर दो। तो जैसे तुम log अप्लाई करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन टाइप का आ जाएगा, वही स्ट्रेट लाइन तुम्हारा आया है जिसमें स्लोप तुम्हारा 2 दे रखा है, तो ये तुम देख लो, ये तुम्हारा y मान लिए, ये तुम्हारा इंटरसेप्ट है कांस्टेंट, क्योंकि वर्सेस में तुम्हारा कौन है log p, तो ये x हो गया और ये y हो गया, तो ये तुम्हारा x के आगे वाला क्या हो गया बताओ, m स्लोप इसको कहते हैं, और ये तुम्हारा क्या हो गया c इंटरसेप्ट। और कुछ ऐसे करके तुम्हारा कैलकुलेट हो गया, ये 1/n का वैल्यू तुम्हारा दे रखा है 2, और log k मतलब इंटरसेप्ट का वैल्यू दे रखा है क्या 0.4771, तो log k इज इक्वल टू इतना, log 3 का वैल्यू होता है, तो k इज इक्वल टू 3 हो गया। पुट करोगे अपना सारा कैलकुलेट करोगे 48 आ गया। इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से धास सकते हो। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चा लोग, बहुत मजेदार क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, झक्कास क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का है, क्लास 12th का, ठीक है। बनाए इसको, चलो ठीक है। क्या बोलता है, द गिव्स एनर्जी चेंज इन जूल, जूल में हमको चाहिए, फॉर द गिवन रिएक्शन, जो दिया गया है नीचे रिएक्शन, एट कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर तुम्हारा क्या है, और कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड भी क्या है, 1 मोलारिटी। 1 मोलारिटी कंसंट्रेशन जब 1 मोलारिटी होता है ना तो उसको स्टैंडर्ड स्टेट कहते हैं बच्चा लोग, याद है। एट 298 केल्विन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी तुम्हारा ठीक ठाक है। इज जब भी कंसंट्रेशन तुम्हारा दोनों का कंसंट्रेशन अगर यदि 1 मोलारिटी हो गया, इसका मतलब कि स्टैंडर्ड स्टेट का बात कर रहा है। चलो ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड स्टेट में आ गया, मतलब तुम्हारा ईएमएफ ऑफ द सेल जो होगा वो डायरेक्टली बराबर किसका होगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल एट स्टैंडर्ड स्टेट, क्योंकि 1 मोलारिटी तुम्हारा स्टैंडर्ड स्टेट में आता है और दोनों का 1 मोलारिटी है, दोनों का 1 मोलारिटी, इसका मतलब स्टैंडर्ड स्टेट का ही बात कर रहा है। ये तो तुम्हारा क्वेश्चन समझ में आ गया। और ये तुम्हारा पापा तुम्हारा ये दे रखा है। फिर क्या बोलता है कि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज बताओ, तो गिब्स चेंज तुम्हारा जो होता है वो क्या होता है बताओ, -n और ई सेल होता है, ठीक है। और यहां से तुम देखो ईएमएफ ऑफ द सेल जो है बच्चा लोग ध्यान देना, ईएमएफ ऑफ द सेल जो है वो 1 मोलारिटी पर है, तो 1 मोलारिटी मतलब एट स्टैंडर्ड स्टेट, तो कुल मिलाकर गिब्स फ्री एनर्जी जो तुम्हारा है वो -nf, और ई सेल तुम्हारा किसके बराबर हो जाएगा, स्टैंडर्ड स्टेट के बराबर। कितना आसान क्वेश्चन था, देख रहे हो। अब तुम देखो क्यों स्टैंडर्ड स्टेट बोल दिया, क्योंकि 1 मोलारिटी है ना, जैसे 1 मोलारिटी आया खोपड़ा में, समझ गए हो, अच्छा स्टैंडर्ड स्टेट का बात कर रहा है, चल ठीक है। और यहां तुम देखो दिस वन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया होगा, ये तुम्हारा यहां 2 प्लस हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन का ये कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, इसका कितना वैल्यू दे रखा है 96,500, तो ये 96,500 हो गया तुम्हारा, ठीक है।
और तुम्हारा ये ई सेल का वैल्यू, ई स्टैंडर्ड सेल, तो ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो कैथोड, कैथोड ई स्टैंडर्ड कैथोड और माइनस ई स्टैंडर्ड कैथोड एनोड, ठीक है, कैथोड माइनस एनोड। अब कैथोड के रूप में कौन काम करेगा, देखो समझना, कैथोड का मतलब रिडक्शन करने वाला, एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन करने वाला। जो रिडक्शन करेगा कैथोड, जो ऑक्सीडेशन करेगा एनोड। अब तुम देखो, कॉपर यहां देने का प्रयास किया, कॉपर यहां 2 इलेक्ट्रॉन दिया, ऑक्सीडेशन किया, तो कॉपर किया है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन मतलब एनोड, ठीक है। और ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन लेने का काम किया, क्योंकि यहां 2 प्लस था और यहां 0 हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन लिया होता तो 0 होगा। तो ये तुम्हारा जो एसएन है वो कैथोड, जो लेगा ना उसको हम क्या कहते हैं, बोलो ना, जो लेगा उसको हम क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। सो रिडक्शन कर रहा है, तो रिडक्शन यहां कौन कर रहा है बताओ, रिडक्शन कौन कर रहा है, ये एसएन, और ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, कॉपर। बात समझ में आ गया, चलो ठीक है। तो कुल मिलाकर ऐसे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहां तुम देखो -2 और ये 96500 हो गया। कैथोड, कैथोड के रूप में जो इलेक्ट्रॉन ले रहा हो, कैथोड तो ले रहा हो, कौन ले रहा है, एसएन। एसएन का वैल्यू तुम्हारा कितना दे रखा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.16 वोल्ट, ठीक है। माइनस एनोड, एनोड का जो इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देने का काम कौन कर रहा है, कॉपर। तो यहां तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, 0.34 वोल्ट। अरे बात समझ रहे हो, इसको जोड़ोगे कितना आएगा बताओ, -2 96500 इंटू, ये तुम्हारा अगर इसको जोड़ दोगे तो ये माइनस में आएगा, 6 4 10 का 0, और ये तुम्हारा 3 1 4 और 1 5 0.0 वोल्ट। बाकी सब कट कूट के ये जूले में आएगा, समझ रहे हो। अब यहां से ये तुम्हारा ये करोगे माइनस माइनस प्लस, 50 गुना 100, तो 1 आ गया, तो 1 आ गया 1.0, और 96500 जूल। यही तो आंसर आएगा बस, तो 96500 जूल आएगा आंसर बच्चा लोग इसका। कोई दिक्कत, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज कितना आ गया, 96500। बात समझ में आ गया है, कुछ नहीं किए। यहां 1 मोलारिटी देखे ना कंसंट्रेशन, इसका भी और इसका भी, दोनों का कंसंट्रेशन 1 मोलारिटी है, मतलब समझ जाओ स्टैंडर्ड स्टेट का बात कर रहा है। तो जो ई सेल तुम्हारा एट कंसंट्रेशन, तुम्हारा एनी कंसंट्रेशन पर, तो कंसंट्रेशन तो पहले डिफाइंड है 1 मोलारिटी, और 1 मोलारिटी मतलब स्टैंडर्ड स्टेट, तो दिस वन इज स्टैंडर्ड स्टेट। ई सेल लग गया, ई सेल मतलब ई कैथोड और ई एनोड, तो ये स्टैंडर्ड स्टेट का वैल्यू दे रखा है, दे रखा है, पुट कर दिए। हाँ, कैथोड एनोड समझना है, जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो कैथोड होगा, जो इलेक्ट्रॉन देगा वो एनोड होगा। ये तुम्हारा Sn2 प्लस इलेक्ट्रॉन लेने का काम कर रहा है, सो दिस वन इज कैथोड। कैथोड का वैल्यू आगे लिखोगे, एनोड का वैल्यू पीछे लिखोगे, समझा। और सॉल्व करोगे जो आएगा आंसर। तो इस तरह से तुम्हारा क्या आ गया, 96500 जूल आंसर आ गया। कोई दिक्कत है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही आसान सा और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बढ़िया से समझना। और देखो क्या बोलता है, द इंटरनल एनर्जी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज का बात कर रहा है, किसमें, जूल में। वेन 90 ग्राम 90 ग्राम ऑफ वाटर, 90 ग्राम ऑफ वाटर है, तो उसका इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होगा, कब, कंप्लीट इवेपोराइजेशन एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज, तुम्हारा इंथैल्पी दे रखा है डेल एच वेपर, तुम्हारा 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 373 मतलब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, 41 किलो जूल पर मोल, एक मोल का। और यार अब यहां से तुम देखो, वेट तुम्हारा वाटर का दिया हुआ है, यहां ध्यान दो, वाटर तुम्हारा क्या हो रहा है बताओ, पहले लिक्विड था, इसको हीट कर रहे हो 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये वाटर तुम्हारा क्या हो जा रहा है, गैस बन जा रहा है, वेपर बन जा रहा है। यहां तक कहानी समझ गया। 1 मोल का इंथैल्पी तुम्हारा दे रखा है, 1 मोल वाटर है ना, उसका इंथैल्पी क्या है, 41 किलो जूल पर मोल। समझ में आया, चलो ठीक है। अब यहां तुम्हारा क्या हो गया, ये तो तुम्हारा दे रखा है, लेकिन यहां वेट तुम्हारा दे रखा है 90 ग्राम, तो वाटर कितना मोल है, तो वाटर जो है वो 90 ग्राम इसका वेट है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर अगर निकालोगे तो वेट तुम्हारा दे रखा है 90 ग्राम, और इसका कितना होता है बताओ, मोलर मास 18, 16 हो गया ऑक्सीजन और 2 हो गया तुम्हारा हाइड्रोजन, 18, 18 25 90, 5 मोल है बच्चा लोग। 1 मोल वाटर का इंथैल्पी देना, तो 5 मोल का तो 5 से गुना कर दो ना, आ जाएगा, समझ रहे हो। फिलहाल अभी 5 मोल रहने दो। अब हम लोग इंथैल्पी चेंज कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट लास्ट में गुना कर देंगे, है ना,
ठीक 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 है। जो आएगा वो 1 मोल का निकाल लो, 5 मोल से गुना कर देना, और कौन सी टेंशन लेंगे। ठीक है, तो यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, यहां से तुम्हारा इंथैल्पी, ये इंटरनल एनर्जी चेंज का बात कर रहा है, तो इंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा लोग बताओ, तो इंटरनल एनर्जी चेंज प्लस और ये चेंज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, गैसेस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और आर और टी। इंथैल्पी चेंज, हम इसका इंटरनल एनर्जी चेंज का बात करें, इंटरनल एनर्जी चेंज यू इज इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा डेल एच माइनस क्या हो जाएगा डेल एन जी और क्या आर टी। ये इसका मतलब होता है रिएक्टेंट माइनस ये तुम्हारा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट ये तुम्हारा देख लो, ये तुम्हारा रिएक्टेंट हो गया, लिक्विड था, और ये प्रोडक्ट गैस वाला सिर्फ लेना है, तो इसका एक में से जीरो, इधर तो जीरो है, इधर एक है, तो तुम्हारा डेल एन जी का वैल्यू कितना निकल जाएगा, तो यहां जाएगा एन जी नंबर ऑफ मोल ऑफ तुम्हारा प्रोडक्ट के लिए, और नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट में तुम्हारा कितना है 1 और रिएक्टेंट में कितना है 0, तो 1 ना होगा। ठीक है, और डेल यू निकालना है बच्चा, 1 मोल का निकल रहा है, तो डेल एच तुम्हारा दे रखा है कितना 41 किलो जूल है, तो इसको अगर किलो जूल, सिर्फ जूल में पूछा है ना, जूल में पूछा है, इसको क्या करो 3 जीरो से कर दो, किलो तोड़ दिया तुम, है ना, माइनस इसका वैल्यू तुम्हारा 1 हो गया तो खत्म, और इसका वैल्यू क्या 1 और ये तुम्हारा 8.134, और यहां से तुम्हारा क्या हो गया टेम्परेचर तुम्हारा 100 डिग्री सेल्सियस, केल्विन मान लोगे 373, समझ गया बात, 373 केल्विन टेम्परेचर। अब कहानी समझना, ये डेल यू इज इक्वल टू ये 41000, इसको यहां से गुणा करो, इसको अगर गुणा करोगे ना तो तुम्हारा हम कैलकुलेटेड वैल्यू डायरेक्ट यूज कर देते, तुम्हारा हम कैलकुलेट करके रखे हैं बच्चा लोग, ठीक है, ये 3101 पॉइंट तुम्हारा 122 कुछ आएगा ऐसा ही, ठीक है, ये हम कैलकुलेट करके रखे हैं बच्चा लोग, तुम लोग खुद कैलकुलेट कर लोगे यहां से, ठीक है। अब यहां से तुम्हारा क्या हो गया बताओ, ये इसमें से इतना घट जाएगा तो कितना बचेगा, तो यहां से जो बच रहा है वो तुम्हारा है 37, है ना, और तुम्हारा 8.87, ये तुम्हारा डेरियो निकल गया, कितना का निकल गया, 1 मोल के लिए निकल गया, हमको मेरे पास कितना है 5 मोल है, 1 मोल का तुम्हारा यहाँ आ गया, 5 मोल के लिए क्या होगा, तो 5 से गुणा कर दो ना, यहाँ जूल में आ जाएगा, अब 5 से गुणा करो तो इसका डायरेक्टली कितना आंसर आ जाएगा बताओ, अरे गुणा कर लो ना, इसका डायरेक्ट हम भी गुणा करके रख चुके हैं, तो ये तुम्हारा 18949.39 ऐसे करके कुछ आएगा आंसर, ठीक है, तो इतना जूल तुम्हारा आंसर आ जाएगा बच्चा लोग, देख लो सिंपल सा कहानी है, बस कैलकुलेशन तुमको कर लेना है खुद से, ये हम कैलकुलेशन करके रख लेते, ठीक है, इसमें से ये घटा दो इतना आएगा, और इतना में से 5 को गुणा कर दो उतना आ जाएगा, ठीक है, कितना माथामारी करोगे कैलकुलेशन में, डायरेक्ट हम तुमको बता देंगे, ठीक है। चलो फिलहाल आगे हम बढ़ जाते हैं, ये तुम्हारा 22 नंबर क्वेश्चन है, अभी 3 क्वेश्चन बचा हुआ है बच्चा लोग, तो चलो और तुम्हारा 3 क्वेश्चन करते हैं, चलो ये भी क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है, चलो बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। देखो क्या बोलता है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन एटम, यहां आयरन एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट बोल रहा है इन कंपाउंड ए बी सी और एक्स वाई जेड, कंपाउंड ये दे रखा है, कंपाउंड बी दे रखा है, कंपाउंड सी दे रखा है, कहता है कि इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एक्स है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट वाई है, और इसका जेड है भैया, क्वेश्चन ये बोलता है, तो तुम बताओ द सम ऑफ एक्स वाई जेड, कितना आसान सा क्वेश्चन है, चलो क्वेश्चन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का कोशिश करते हैं, ठीक है। सोडियम है +1 होता है इसका, ये -1 और इसका भी क्या -1, ठीक है, लिखे थे भाई, तो यहां से टोटल कैलकुलेट करोगे तो ये तुम्हारा टोटल पर चार्ज क्या था 0, इसका कैलकुलेट करो 4 प्लस इसका x 5, x का तुम्हारा क्या है -1, तो 5 के लिए 5 और इसका -1 इज इक्वल टू टोटल पर क्या हो गया 0, 5 और 1 6 में से 4 गया, कितना बचेगा +2, सॉल्यूशन कर लेना तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 2, इसका देखो y, इसका होता -2, इसका होता +1 4, तो यहाँ +4 प्लस y और यहाँ 4 गुना का 8, टोटल पर कितना हो गया 0, टोटल पर कितना हो गया 4 0, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया +4, ये तुम देख लेना, अच्छा बात है, इसका टोटल पर 0 और यहाँ तो 2z इज इक्वल टू +9 × 0 इज इक्वल टू 0, पूरे सफाचट हो जाएगा बच्चा लोग, z इज इक्वल टू 0,
अब इसको जोड़ने में कोई बल है क्या? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना आएगा? 2 प्लस 4 प्लस 0, 6 आंसर। समझ में आया बात? तो 6 आंसर आ रहा है इसका। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। ये तुम्हारा 23 नंबर है। 24 नंबर अब लाते हैं और 25, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा लोग, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है। यहां से समझना पाए बात को। क्या बोलता है? द नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम, द नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम। कुछ कुछ लोग तो चिराल कार्बन पढ़ रहा होगा ना। कोई बात नहीं, चिराल पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो, ये कायरल कार्बन एटम है प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल गिवन बिलो। ये है जो चिराल कार्बन है या फिर कायरल कार्बन को, मजा लगेगा, ठीक है। चलो देखो, तो ये जो कायरल कार्बन है इसको कहते किसको है? देखो, कार्बन कितना बार होना था बताओ? 4। और चारों में अगर डिफरेंट डिफरेंट जुड़ा हुआ है, दिस वन इज पी, दिस वन इज क्यू, दिस वन इज आर, दिस वन इज एस। अगर चारों में डिफरेंट ग्रुप जुड़ता है ना तो उसको हम क्या कहते हैं? कायरल कार्बन। और इसको स्टार मार देते हैं। बात समझ में आ गया? तो कायरल कार्बन तो समझ में आ गया होगा। चलो, तो हम लोग खोजना शुरू करते हैं। कहता है कि नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम इस मॉलिक्यूल में कितना है बताओ। तो ढूंढना शुरू करते हैं। बेंजीन वाला रिंग में तो कहीं नहीं होगा। इस कार्बन को देखो, यहाँ 3 हाइड्रोजन रखे हुए सेम सेम है, ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं। यहां आओ, यहां इस मुद्दे पर ये जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ अलग दुनिया का है। ये जो बॉन्ड है वो इतना भारी भरकम चीज रखा है, अलग दुनिया का है। ये बॉन्ड में इतना भारी भरकम चीज, अलग दुनिया। और एक हाइड्रोजन, मतलब ये कायरल कार्बन हो गया। समझ रहे हो? चारों अलग है। इसको देखो तुम, एक में तुम्हारा कार्बन, एक में तुम्हारा कार्बन, लेकिन इसके साथ कार्बन और ये तुम्हारा खुद उधर उधर का एक तुम्हारा कार्बन जिसमें बेंजीन और ये, तो ये अलग हो गया। और एक में डायरेक्ट नाइट्रोजन, मतलब और एक हाइड्रोजन है, ये भी तुम्हारा कायरल कार्बन। 2 कायरल कार्बन हो गया। क्या यहां कायरल हो सकता है? क्या नहीं? 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ आपस में, नहीं हो सकता। क्या यहां कायरल हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। क्या यहां कायरल हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। यहां तुम देखो, ये कार्बन के साथ जुड़ा है, ये कार्बन और ये फिर नाइट्रोजन। और यहां देखो, ये कार्बन के साथ जुड़ा, ये कार्बन के साथ जुड़ा, और ये नाइट्रोजन और एक कार्बन के साथ जुड़ा है। बात समझा? तो ये अलग तुम्हारा हुआ। देखो, ये कार्बन के साथ जुड़ा, ये कार्बन और एक कार्बन नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ। लेकिन इसको देखो, ये कार्बन और ये कार्बन और ये नाइट्रोजन के साथ भी जुड़ा है, और ये दूसरा कार्बन के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो ये ग्रुप अलग हुआ और ये ग्रुप अलग हुआ। और इसको देखो, ये कार्बन के साथ जुड़ा है, ये कार्बन के साथ जुड़ा है, फिर नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है, लेकिन ये अलग दुनिया से जुड़ा है। इसका मतलब कि ये भी 3 अलग ग्रुप रखा है, एक हाइड्रोजन होगा। तो सब तुम्हारा क्या हो गया? कायरल। अरे समझ रहे हो? ठीक है। इसको तुम देखो, इसको एक अलग दुनिया, ये भी एक अलग दुनिया, ये भी अलग अलग दुनिया, है ना। तो ये और एक हाइड्रोजन, कुल मिलाकर तुम्हारा चारों, वो भी तुम्हारा क्या हो गया? कायरल। और भी कायरल कहीं दिख रहा है क्या? ये कायरल हो सकता नहीं, ये कायरल हो सकता नहीं, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है। समझ रहे हो? और भी कायरल कहां दिख रहा है? इधर आ जा, इसमें आ। ये भी कायरल है। क्या है? एक कार, ये तुम्हारा जुड़ा हुआ है दूसरा ग्रुप, हाइड्रोजन दूसरा ग्रुप, ये भी दूसरा ग्रुप, ये भी दूसरा ग्रुप। टोटल कायरल कार्बन का संख्या कितना हो गया बताओ? 1 2 3 4 एंड 5। तो टोटल 5 कायरल कार्बन होगा बच्चा लोग आंसर। कोई दिक्कत? बात समझ में आ गया? तो इस तरह से तुम क्या कर सकते हो? कायरल कार्बन एटम को छांट सकते हो, निकाल सकते हो। तो हमको लगता है ये तुम बिल्कुल समझ में आ गया होगा तुमको, ठीक है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और समझते हैं उसको भी। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन देखोगे बच्चा लोग, बहुत आसान, बहुत मजेदार है। क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करना और समझने का प्रयास करना। क्या बोलता है? एन ओपन बीकर, एक ओपन बीकर है ऑफ वाटर इन इक्विलिब्रियम विथ वाटर वेपर इज इन ए सील्ड कंटेनर, ठीक है। फिर क्या बोलता है? व्हेन ए फ्यू ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज आर एडेड टू द बीकर, बीकर में ऐड करते हैं ऑफ वाटर, देन द रेट ऑफ विच वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल का रेट क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल का रेट क्या होगा? देखो बच्चा लोग समझना, यहां एक तुम्हारा क्या है? कंटेनर है जो ओपन है, वैसे ही समझ लो इसमें वाटर मॉलिक्यूल है। समझना, इसको हीट कर रहे हो, वेपर बाहर हो रहा है ना। इक्विलिब्रियम मेंटेन था जब सील था, ओपन कर दिया तो क्या होगा? देखो ध्यान से समझना। जैसे हम कोई भी ग्लूकोज एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। ग्लूकोज क्या है बताओ? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। ये वेपर अभी निकल रहा है बाहर,
ये वेपर में वाटर मॉलिक्यूल, दिस वन इज वेपर, यहां तुम्हारा क्या है बताओ, वेपर है, और इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल होगा, और ये सॉल्यूशन है, इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल होगा। ध्यान देना, यहां से क्या बोल रहा है कि जब हम ग्लूकोज कुछ ग्राम डालेंगे तो जो वाटर मॉलिक्यूल होगा उसका रेट क्या होगा, ये तुम्हारा ऑप्शन दे रखा है। क्या वेपर को छोड़ देगा, क्या सॉल्यूशन को छोड़ेगा, वेपर छोड़ने का रेट ज्यादा रहेगा कि सॉल्यूशन छोड़ने का ज्यादा रहेगा, वेपर छोड़ने का रेट कम होगा कि सॉल्यूशन छोड़ने का रेट कम होगा, ये कहानी थोड़ा सा समझने का कोशिश करना। तो यहां से तुम देखो क्या बोल रहा है, लीव्स है, लीव्स मतलब छोड़ दो, है ना, लीव छोड़ दो उसको, ठीक है, कहानी समझो। यहां सॉल्यूशन जो तुम्हारा है, जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम, मतलब वेपर कम हो गया, मतलब वाटर मॉलिक्यूल वेपर में जाना क्या कर दिया, कम कर दिया। अरे समझ रहे हो, तो वेपर में जाना कम कर दिया, तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा कि वाटर मॉलिक्यूल लीव्स मतलब छोड़ देता है द वेपर, वेपर में जाना कम कर दिया, तो वाटर मॉलिक्यूल लीव्स द वेपर इंक्रीजेस। वेपर को छोड़ना जो खाली टर्मोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, समझो, वाटर मॉलिक्यूल वेपर को छोड़ रहा है, और ये जो प्रक्रिया है वेपर को छोड़ने का वो बढ़ गया है, क्यों, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने के बाद जो सॉल्वेंट है वो वेपर में जाना नहीं चाहता, उसका वेपर प्रेशर लोअर हो जाता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये जानता होगा सॉल्यूशन चैप्टर से, फिर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बात को समझना। हम यहां टर्मोलॉजी सिर्फ तुम्हारा इधर उधर करके रखा है, बाकी एक ही चीज है। जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे वेपर प्रेशर कम, वेपर प्रेशर कम कहने का मतलब वेपर बनना कम, वेपर बनने कम कहने का मतलब कि सॉल्वेंट जो वाटर मॉलिक्यूल है वो वेपर नहीं जा रहा है, तो नहीं जाने का जो प्रक्रिया वो बढ़ गया, नहीं जाने का, वाटर मॉलिक्यूल को वेपर में नहीं जाने का प्रक्रिया बढ़ गया, तो वही बोलता है वाटर मॉलिक्यूल लीव्स द वेपर इंक्रीजेस। सही आंसर तुम्हारा पहला होगा, वाटर मॉलिक्यूल वेपर को छोड़ देता है, ये प्रोसेस बढ़ गया, इंक्रीजेस। वाटर मॉलिक्यूल लीव्स द सॉल्यूशन, बिल्कुल नहीं, सॉल्यूशन में तो है, वेपर में नहीं जा रहा है, ये इंक्रीज नहीं किया, समझ रहे हो। तो कुल मिलाकर ये तुम्हारा पहला आंसर समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे वाटर मॉलिक्यूल लीव्स द वेपर, वेपर को छोड़ने का प्रक्रिया तुम्हारा क्या हो गया, रेट तुम्हारा क्या हो गया, बढ़ गया होगा। तो ये पहला तुम्हारा आंसर हो गया बच्चा लोग। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाओ इधर। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस का, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा शिफ्ट नंबर 2 में होगा। ये कंप्लीट हो गया तुम्हारा सितंबर 2, सितंबर शिफ्ट नंबर 1 का कंप्लीट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्लीट नेक्स्ट सेट को, ठीक है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही।